नमस्कार, स्टडी आई को आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। सामने आप पैनल पर देख रहे होंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली है। इसका नाम क्या है, इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है और किस तरीके से यह अब एक रणनीतिक भूमिका निभा सकती है, इस पर बातचीत करेंगे। ध्यान रखिएगा कि पोलैंड, जो कि एक महत्वपूर्ण यूरोपीय देश है ना, इसके द्वारा अमेरिका से इस हथियार प्रणाली को खरीदा गया है और इस हथियार प्रणाली का नाम है हिमार्स। हिमार्स का मतलब क्या होता है ये तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया के अगेंस्ट में इस हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस लिहाज से आज की जो ये चर्चा है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, समझने के लिए कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय घमासान में पोलैंड आखिर कहां से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और पोलैंड क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले दो जो महत्वपूर्ण बैचेज हैं जिसके बारे में आपको जानकारी जरूरी है, ताकि आप उस बैच में एडमिशन लेंगे तो फिर आपका जो एक कोर्स होना चाहिए जीएस पाठ्यक्रम का, वह कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो एक बैच है, बैच 5, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों ने पहले भी इस बारे में जानकारियां दी थी। 11 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 20 मई को इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि घोषित की गई है। यदि आप अभी तक इस बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं तो जल्दी से इसमें एडमिशन लीजिए। इसके लिए मेरे इस कोड का इस्तेमाल करना मत भूलिए। 18,999 रुपए में इस कोर्स में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि अगले वर्ष यानी कि 26 मई 2024 को जो यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके मद्देनजर निश्चित तौर पर जो यह बैच है आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है। यह जो बैच है फाउंडेशन कोर्स ओरिएंटेड है, यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को ही इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसमें कई सारी अन्य फीचर्स भी हैं। इन फीचर्स का आप जो फायदा है वो फायदा आप इस माध्यम से इस कोर्स के जरिए उठा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स है, फीचर्स के बारे में मैं एक दो आपको यहाँ पर हिंट दे दूं। जैसे कि 1000 प्लस आवर्स की क्लासेज हैं, लाइव क्लासेज हैं, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलने वाले हैं, है कि नहीं। और साथ ही करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी लेटेस्ट अप टू डेट रहता है वो भी आपको इस कोर्स के माध्यम से मिल रहा है लगातार। इसके अलावा सीसेट की जो तैयारी होती है प्रारंभिक परीक्षा के लेवल पर, वह भी आपको इसी कोर्स के अंतर्गत मुहैया करवाई जा रही है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस कोर्स की, है ना। ये जो एक नया बैच है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का जो ये बैच है ये 22 मई से स्टार्ट हो रहा है ना। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं जो कई बार मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं कि सर फाउंडेशन के तौर पर या फिर एक बेसिक जानकारी के तौर पर हमें एनसीईआरटी को यदि समझना है, पढ़ना है तो उसको हम कैसे पढ़ें, कौन सी किताब को पढ़ें, कौन सी किताब को छोड़ें, इस तरीके से कई सारे सवाल आते हैं। तो इन सभी सवालों का जो हल है वह इस कोर्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। बैच फर्स्ट की शुरुआत की जा रही है 22 मई से। इसमें यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो मात्र 1499 रुपए में, कितना आसान शुल्क लिया जा रहा है। 1499 रुपए में कंप्लीट एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की जो महत्वपूर्ण विषयों की किताबें हैं, उन सभी विषयों को कवर किया जा रहा है। लगभग 2 से ढाई घंटे की क्लासेस हर दिन करवाई जाएंगी और दोपहर में 3 बजे से ये कक्षाएं चलेंगी, है ना, लाइव कक्षाएं चलेंगी। और इसमें भी आपको जो क्रक्स है, हर एक टॉपिक से संबंधित, हर एक सब्जेक्ट से संबंधित, वो आपको मुहैया करवाया जाएगा। एमसीक्यूज आधारित प्रश्न का जो उत्तर है वो करवाया जाएगा। ये सभी विशेषताएं इसके अंतर्गत शामिल की गई। तो यदि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं आप सभी में से जो कि एनसीईआरटी पर अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं, देन फिर आप सभी बच्चों के लिए यह जो बैच है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, यह जो बैच है ये केवल सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो जिस फील्ड में तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, उसमें भी जीएस से संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं, या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है और कोई सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ये जो कोर्स है निश्चित तौर पर बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि मैंने आपको दे दी। अब
जो मूल जानकारी है, मूल जो चर्चा है, उस पर हम आ जाते हैं, है ना। देखो यहां पर ध्यान रखना कि जो पोलैंड है, जिस पोलैंड की हमने बात की अभी, जिसने हिमार्स, HIMARS, हिमार्स नाम का एक जो विपन सिस्टम है, हथियार प्रणाली है, ये खरीदा है किससे? तो अमेरिका से। ध्यान रखिएगा कि उसने इनफैक्ट 2019 में ही इससे संबंधित समझौता किया था कि भैया हम मुझे 20 ऐसे जो प्रणालियां हैं ये चाहिए, है ना। 20 की डिमांड की थी उसने, और अब इसकी डिलीवरी हो रही है ना। अब ये जो सिस्टम है ये पोलैंड को दिया जा रहा है। तो ऐसे में यह विषय निश्चित तौर पर चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में कितना अच्छा दोस्ताना रिश्ता चल रहा है ना। ये दोस्ताना रिश्ता ही चल रहा है ना, व्यंग्य है इनफैक्ट। और इस समय जबकि रूस यूक्रेन के साथ में एक अजीबोगरीब तस्वीर पेश कर रहा है, वैसे में पोलैंड को अमेरिका के द्वारा ये हथियार प्रणाली देना निश्चित तौर पर कुछ संकेत देता है। क्या संकेत देता है, इसको समझने की जरूरत है। देखो ध्यान से समझना कि अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मुश्किल से 2-3 घंटे 4 घंटे पहले की खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के द्वारा जबरदस्त हमला किया गया है ना, रॉकेट से। तो ये चीजें अपने आप में चिंता दर्शाने वाली हैं, और ऐसे में पोलैंड को इस तरीके से जो यह हिमार्स सिस्टम है, हिमार्स सिस्टम की आपूर्ति करना अपने आप में रोचक हो जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा मैप को आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसमें मैप का अध्ययन जरूरी है। जब आप मैप को समझते हैं, मानचित्र को समझते हो, तब आप समझ पाते हो कि अच्छा इसके कारण से ये हो रहा है ना। हर चीज के पीछे, हर गतिविधि के पीछे उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा गांठ बांध कर रखना है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो ये निश्चित तौर पर लागू होता है, ठीक है। यूं ही कोई भी किसी से न संबंध बिगाड़ता है और न ही संबंध बनाता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो पोलैंड है, पोलैंड की सीमा कुछ देशों के साथ टकराती है, और उनमें कौन कौन से देश हैं? उनमें से एक महत्वपूर्ण देश है बेलारूस, एक महत्वपूर्ण देश है यूक्रेन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही जो रूस है, रूस का यूक्रेन के साथ जो एक घमासान चल रहा है, इस घमासान के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी हो जाती है कि रूस और बेलारूस का एक मैत्री संबंध है ना। मैत्री संबंध यानी कि फ्रेंडशिप है, दोनों एक दूसरे के गलबहियां करते हैं, है ना। और ऐसे में पोलैंड और बेलारूस के बीच में जब एक सीमा टकरा रही है, यूक्रेन के साथ भी जब इस सीमा टकरा रही है, तो पोलैंड के लिए एक चिंता वाली बात हो जा रही है। अब पोलैंड के लिए क्यों चिंता वाली बात हो जा रही है? आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि सर क्या पोलैंड रूस का दोस्त नहीं है? तो इसमें इसका उत्तर है कि पोलैंड दरअसल नाटो का सदस्य देश है। अब आप खुद समझ पा रहे होंगे कि पोलैंड रूस का दोस्त होगा या नहीं होगा। जब ये नाटो का सदस्य है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये सदस्य है पोलैंड, तो फिर रूस के साथ दोस्ती का सवाल तो शायद पैदा नहीं ही होता है ना। कुछ हद तक दोस्ती हो, कभी रही हो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन जो सही बात है, जो खरी खोटी बात है, वो यही है कि पोलैंड और रूस के बीच में दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दुश्मनी वाली स्थिति चले आ रही है। और ऐसे में ध्यान रखना कि ये दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि पहले से ही है। 2015 के आसपास में इनफैक्ट पोलैंड ने क्या किया था कि अपने उत्तरी पूर्वी सीमा पर टावर्स, बड़े बड़े टावर्स बनाए थे। क्यों बनाए थे भाई बड़े बड़े टावर्स? तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए। काहे का ऑब्जर्वेशन करने के लिए?
कि रूस कोई हरकत तो नहीं कर रहा है हमारे अगेंस्ट में। अब फिर आपके मन में ये सवाल उठना चाहिए कि सर रूस तो यहां पर है, यहां पर पोलैंड है, तो कितना बड़ा ये टावर बना देगा कि रूस की हरकतों को समझ पाएगा, मॉनिटर कर पाएगा। तो देखो ध्यान रखना कि ये जो एक पार्टिकुलर हिस्सा है, यहां पर फिर से आप रूस देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहां पर फिर से रूस है, जबकि बीच में कुछ देश है। और ये जो हिस्सा है रूस के अंतर्गत, इसका नाम है कालिनिनग्राद। कालिनिनग्राद ये रूस का एक इनक्लेव है। इनक्लेव का मतलब कि किसी देश का एक ऐसा हिस्सा जो थोड़े दूर में है, लेकिन उस पर उसका अपना कब्जा है ना। इसको आप ऐसे समझिए। तो कालिनिनग्राद देखो पोलैंड से नम नजदीक में है। और अब मैंने अभी क्या कहा कि जो टावर बना रहा था पोलैंड 2015 के आसपास में, ये उत्तरी पश्चिमी हिस्से में बना रहा था। ये वाला हिस्सा है उत्तरी पश्चिमी, सॉरी उत्तरी पूर्वी हिस्सा, वेरी सॉरी, उत्तरी पूर्वी हिस्सा, है ना। तो यहां पर पोलैंड इस तरीके से गतिविधि कर रहा था। क्यों कर रहा था? तो रूस ने इस दौरान 2015 के आसपास में इस्कंदर नाम की मिसाइल को तैनात करने की कोशिश की थी इस वाले क्षेत्र में, है ना। तो देखो कैसे चीजें बदल रही हैं। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में हथियारों की तैनाती, मिसाइलों की तैनाती लंबे समय से कर रहे हैं, एक दूसरे की गतिविधि का अवलोकन लंबे समय से कर रहे हैं। और ऐसे में हिमार्स का वर्तमान में अमेरिका के द्वारा पोलैंड को देना निश्चित तौर पर एक संदेह पैदा करता है, कुछ संकेत दर्शाता है। दूसरी बड़ी बात यह कि जो बेलारूस, बेलारूस का मैंने बताया कि भाई ये रूस का फ्रेंड है, दोस्त है। बेलारूस के माध्यम से अभी हाल ही में पोलैंड के द्वारा ये देखा गया कि यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन बैलून, जो गुब्बारे होते हैं, वो उड़ते हुए और पोलैंड की सीमा में आ रहे हैं, जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर आ रहे हैं, है ना। और इसके कारण पोलैंड की जो रक्षा तंत्र है वो हरकत में आ गई, वो सक्रिय हो गई और वो इसको धराशायी करने के लिए फिर आगे बढ़े। तो ऐसी गतिविधियां हाल के समय में देखी जा रही है ना। तो यही यहां पर मैंने लिखा है कि भू राजनैतिक स्थिति यहां पर क्या है। मैंने आपको समझाया कि भू राजनैतिक स्थिति में रूस और बेलारूस के बीच में दोस्ती है ना। रूस और यूक्रेन के बीच में दुश्मनी है ना, दुश्मनी है। और रूस और पोलैंड के बीच में भी एक घर्षण है। घर्षण मैं लिख देता हूं, दुश्मनी लिखना थोड़ा सा लगता है कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है, नहीं, घर्षण मान के चलो, ठीक है। अब रूस और उसके मित्र देशों से खतरे की आशंका यहां पर पोलैंड को दिख रही है, जो मैंने यहां पर आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश की। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, देखो यही है कालिनिनग्राद वाला ये क्षेत्र जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये जो है बेलारूस के द्वारा वह छोड़ा गया गुब्बारा है, गुब्बारे हैं, ऐसे ही गुब्बारे हैं जिनको देख कर करके पोलैंड जो है वो सक्रिय हो गया। पोलैंड का जो रक्षा तंत्र है वो सक्रिय हो गया। देखो ध्यान रखना दोस्तों कि जो पोलैंड है इसकी अपनी जो अवस्थिति है ये बहुत ही रणनीतिक अवस्थिति है, रणनीतिक, है ना। रणनीतिक अवस्थिति का मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ध्यान से समझिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा पहली बार पोलैंड पर ही आक्रमण किया गया था 1 सितंबर 1939 को, है ना। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर ही हमला किया गया था। फिर सवाल उठता है कि सर फिर से यहां पर जर्मनी कहां से आ गया? तो देखो मैप में यहां पर फिर से समझो, देखो ये है जर्मनी और ये है पोलैंड। तो पोलैंड की सीमा देखो यहां पर जर्मनी से भी
टच करती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और इटली तो जबरदस्त भूमिका में थे ही, ये तो हम सब जानते ही हैं, है ना? तो यहाँ जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर हमला किया गया था और पोलैंड का जो क्षेत्र था उस समय भी एक रणनीतिक भूमिका के तौर पर देखा जा रहा था। कुछ ऐसे ही स्थिति हाल के समय में भी अब देखी जा रही है। रूस, यूक्रेन, बेलारूस की क्या स्थिति है हमने देखा ही। पोलैंड नाटो का सदस्य है, ये हमने देखा ही। और रूस का अमेरिका के साथ और अन्य जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उनके साथ क्या अभी गतिविधि चल रही है, इसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। तो ऐसे में पोलैंड को जो ये हथियार प्रणाली दी जा रही है हिमार्स, यह हथियार प्रणाली एक रणनीतिक भूमिका निभा सकती है। और ध्यान रखिएगा कि जो न्यूज आई है, न्यूज ये बताती है, ये दर्शाती है कि इस प्रणाली को पोलैंड अपने उत्तरी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा पर तैनात करने वाला है। इस तरीके से जब ये वेपन सिस्टम, ये जो हथियार प्रणाली है, इसको तैनात किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो दूसरा पक्ष है, यानी कि जो रूस है या फिर बेलारूस है या जो अन्य रूस के सहायक देश हैं, है ना, मैं संकेत जो कर रहा हूं आप समझिए, चीन के बारे में मैं आपको संकेत कर रहा हूं, ये सभी जो है इनकी भूमिका कुछ बदल सकती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि अच्छा ये जो हिमार्स है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या ऐसी खासियत है कि पोलैंड के लिए एक रणनीतिक मोड़ साबित हो सकता है, या फिर जो उस पूरा पार्टिकुलर रीजन है, उस पूरे पार्टिकुलर रीजन के लिए एक रणनीतिक मोड़ साबित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, है ना, रॉकेट सिस्टम। और ये लगभग 300 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है, करने में सक्षम। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? जो अमेरिका की बहुत ही फेमस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, है ना, लॉकहीड मार्टिन, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है ना। ये सब कुछ अतिरिक्त जानकारी है, ये सब परीक्षा के लिहाज से उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाल के समय में जिस तरीके से सवाल बनने लगे हैं उससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया, बहुत ही ब्रीफ में बताया है, बहुत अधिक ये दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ समझिए कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम लगभग 300 किलोमीटर तक, यानी कि लगभग 190 माइल तक मार करने में सक्षम है ना। तो इस लिहाज से इस सिस्टम का उपयोग पोलैंड के द्वारा किया जा सकता है। और हाल के समय में पोलैंड और रूस के बीच की जो टकराहट है, जो एक रसाकसी है, ये निरंतर बढ़ती जा रही है ना। अभी कुछ समय पहले जो मैंने आपको बताया भी कि रूस ने एक तरफ यूक्रेन पर जबरदस्त हमला किया है, यूक्रेन की राजधानी कीव पर, वहीं दूसरी तरफ पोलैंड में क्या हुआ कि रूस के एक एम्बेसी स्कूल को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि पोलैंड को लगा कि रूस ने यूक्रेन पर जिस तरीके से लगातार हमला किया है यह सही नहीं है, और रूस का विरोध करते हुए, रूस की गतिविधियों का विरोध करते हुए ये स्टैंड लिया गया, ये कदम उठाया गया। किसके द्वारा? तो पोलैंड के द्वारा। लेकिन रूस ने इसका विरोध किया है। रूस ने कहा कि साहब आपने 1961 के वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है ना। और ये जो 1961 का वियना कन्वेंशन है, ध्यान रखिएगा कि 1961 का जो ये वियना कन्वेंशन है, इसमें दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध के बारे में जानकारी मिलती है ना। दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध, है ना। तो यहां पर अब ये समझ पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से रूस, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, ये सभी यहां पर एक दूसरे से उलझ रहे हैं। जहां रूस बेलारूस के साथ में यहां पर अपनी भूमिका निभा रहा है, वहीं पोलैंड यूक्रेन के साथ में अपनी भूमिका निभा रहा है।
पोलैंड यूक्रेन का लगातार समर्थन करता रहा है। वहीं पीछे से जो बैकअप है, बैकअप में अमेरिका और पूरा का पूरा नाटो है। नाटो का विस्तार हो ही रहा है। हम सभी ने देखा है कि भाई हाल ही में फिनलैंड जो है 31वें सदस्य के तौर पर नाटो में शामिल हो गया है ना। तो यहाँ पर ये जो एक ऊहापोह की स्थिति है, ये स्थिति ये दर्शाती है कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है अभी शांति की स्थिति में आने जैसा नहीं लगता है। कब कौन सा देश क्या कदम उठा ले ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। दोनों स्तरों पर, आमने सामने दोनों ही स्तरों पर जो सैन्य तैनाती है, जो हथियारों की तैनाती है, वो लगातार हो रही है। ठीक है, रूस अपने स्तर पर कर रहा है बेलारूस की सहायता से, वहीं पोलैंड जैसे जो देश हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं नाटो की सहायता से। ठीक, तो ये आने वाले भविष्य में, आने वाले महीनों में ये निर्धारित हो पाएगा कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक भी होने वाली है, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल होने वाले हैं। और G7 से रूस का एक 36 का आंकड़ा है, हम सभी इसको भी जानते हैं। तो G7 की बैठक में क्या इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी, ये आगे देखने वाली बात है ना। बहरहाल आज की चर्चा में जो महत्वपूर्ण आयाम थे इस न्यूज के संदर्भ में वो मैंने आपको दर्शाए। कीमार सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया और जो गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में मैंने आपको संकेत किया। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी यह चर्चा पसंद आई होगी तो निश्चित तौर पर आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि पोलैंड के साथ साथ कौन कौन से देशों की सीमाएं साझा करती हैं, है ना। पोलैंड का जो मानचित्र है मैंने आपको 3-4 बार दिखाया है, तो आप कितना अटेंटिव होकर करके मेरा ये लेक्चर सुन रहे थे ये आपके कमेंट से पता चलेगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।